हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया डिस्कस कर रहे थे। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया और मैंने आपको इसमें ये स्पेशलिटी बताई कि सॉलिड्स के कंसंट्रेशन को हमेशा 1 मान के चलेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक आप लोग निकाल के देख लीजिए इसमें। सॉलिड का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे ले लेते हैं NH4SH सॉलिड रिवर्सिबल, NH3 गैस प्लस H2S गैस। इसके लिए निकालिए T इज इक्वल टू 0 पर क्या है, ये तो 1 है और यहाँ तो कुछ है नहीं। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रिया पर क्या हो जाएगा बताइए, ये तो लेंगे ही नहीं, यहाँ हो जाएगा X और यहाँ हो जाएगा X। मोल फ्रैक्शन X अपॉन 2X और पार्शियल प्रेशर X अपॉन 2X इंटू P, तो Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा X अपॉन 2X, बोलो बेटा। यस सर, P और इसका भी हो जाएगा X अपॉन 2X इंटू P। काटो बेटा, X से X तो कट गया, बचा क्या, P स्क्वायर बाई 4 बच गया। सब बच्चे निकाल पाए या नहीं निकाल? यस सर। सर इसमें अपन केसी वगैरह नहीं निकालेंगे? गैसियस केस में कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। अगर Yes, आपको sir. इसमें केसी निकालना पड़े तो वही फॉर्मूला है आपके पास, केस केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा है, और कुछ नहीं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो एक आध क्वेश्चंस करके देखिए पिछले कॉन्सेप्ट्स के बेस पर। कल के भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, आज के भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, कुछ और दिन करा दूंगा। एक आध दो क्वेश्चंस कर लीजिए, मैं ले लेता हूँ एक आध दो क्वेश्चन। लिखा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और द रिएक्शन है H2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस CO2 गैस रिवर्सिबल H2O गैस प्लस CO गैस if at 1395 Kelvin, if at the same temperature 2H2O gas reversible 2H2 प्लस O2 के लिए K1 का वैल्यू दिया गया 2.1 इंटू 10⁻⁻13 और 2CO2 रिवर्सिबल 2CO प्लस O2, ये सब गैस है बेटा। के लिए K2 का वैल्यू दिया गया है 1.4
इंटू 10⁻⁻12 इतना वैल्यू दिया गया। अब आपको ऊपर वाली इक्वेशन के लिए केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए ए रिवर्सिबल बी के लिए वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की K1 और सी रिवर्सिबल डी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K2। तो A प्लस सी रिवर्सिबल B प्लस डी के लिए जो K इक्विलिब्रिया आ जाएगा वो आ जाएगा K1 इंटू K2। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए भाई। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या ये नीचे वाली इक्वेशन आ जाती है क्या? ध्यान से देखो। इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो बस आपको वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना। ऊपर वाली इक्वेशन H2 गैस प्लस CO2 गैस गिव्स H2O गैस प्लस CO गैस। किसी भी तरीके से इन दोनों को मिला के लाना। बेटा एक बात बताओ, जिस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो उस इक्वेशन में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड। अगर हम K1 को देखें तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड। तो क्या मैं कुछ ऐसा कह दूं 2H2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2H2O और इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 1/K1। अभी भी मामला बना नहीं क्योंकि हमारे पास H2 है, यहाँ 2 मोल है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं H2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल H2O तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी √1/K। कोई प्रॉब्लम है तुमको? यस या नो? आगे बढ़ूं मैं? नो सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो बिल्कुल सीधा K2 है ही, लेकिन 2 मोल है। तो मैं अगर ऐसे कह दूं CO2 रिवर्सिबल CO प्लस हाफ O2 को √K2 कहूं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। बहुत बढ़िया। इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लो। हाफ O2 से हाफ O2 चला जाएगा, बचेगा CO2 गैस प्लस H2 गैस रिवर्सिबल CO गैस प्लस H2O गैस। आ गई क्या इक्वेशन? मेरे हिसाब से आ गई। यस सर। अब इसके लिए Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो, comes out to be √K2/K1। यस सर। कैन यू कैलकुलेट? यस सर। K2 और K1 दोनों दिए गए, कर लो। What will be the value of √K2/K1? Kc is equal to √ क्या निकलेंगे? 1.4 into 10⁻⁻12 by 2.1 into 10⁻⁻30। सॉल्व कर लीजिए। ये लगभग Kc की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.81।
कुछ गड़बड़ कर रहे हो। यही आएगी। समझ में आया? यस सर। एक आध क्वेश्चन और कीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी गई है, SO3 डैश रिवर्सिबल SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ध्यान रखना, क्वेश्चन में चेंज करना आपको नहीं। जो क्वेश्चन दिया गया है वो परफेक्ट और फाइन है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए Kc की वैल्यू दी गई है 0.15 एट 900 केल्विन। आपसे कहा गया है 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3 के लिए के इक्विलिब्रिया निकालो एट 900 केल्विन, टेम्परेचर सेम। आपको मैंने कल भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kc भी चेंज होगा। अब वो तो सिर्फ वो तो टेम्परेचर सेम है। अब वो कह रहा है सेम टेम्परेचर पर Kc का वैल्यू निकालो। तो क्या Kc का वैल्यू सेम टेम्परेचर पर दोनों इक्वेशन के लिए सेम रहेगा? अगर दोनों इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री सेम है, लिखने का तरीका सेम है, रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो सेम रहेगा। और अगर रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं है तो फिर चेंज होगा। तो जरा निकाल के देखिए, क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाते? मुझे इसका आंसर चाहिए। सेम नहीं होगा सर। होगा चेंज, क्यों नहीं चेंज होगा? डॉक्यूमेंट्री डिफरेंट। रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है और स्टोइकियोमेट्री भी डिफरेंट है बेटा, ध्यान से देखो, रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट। यस सर। हाँ सर, चेंज होगा। डिफरेंट है और स्टोइकियोमेट्री भी डिफरेंट। काफी आसान सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। मैं करूं? अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो एक तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का जस्ट रिवर्स है। हाँ तो सर। ये इक्विलिब्रिया है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन का जस्ट रिवर्स, तो 1/Kc कर 1/Kc। हाँ सर, और 1/Kc। हाँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, और रिवर्स करोगे तो आपको सेकंड वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो 1/Kc का सॉरी 1/Kc का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो भैया आंसर बताओ ना। नो सर, तो आप क्या चाहते हो? प्लस माइनस 44.4 समथिंग। 44 पॉइंट, यस 4। Kc का वैल्यू आ जाएगा 44 पॉइंट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक और कर लो। और हेबर प्रोसेस N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस। इसके लिए Kc का वैल्यू दिया गया है 0.5 मोल -2 लीटर स्क्वायर एट 400 केल्विन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। Kp का वैल्यू आपको निकालना है। R दिया गया है आपको 0.082,
लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, ये आर का वैल्यू। मेरे हिसाब से इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। यस सर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्मूला। वैल्यू निकाल के बताओगे क्या? यस सर। बस बस टाइम खत्म। इससे इतना आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी, अब आसान सा क्वेश्चन क्यों है? सर कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो बेटा। इसका आंसर मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे मैं अगला कुछ बता सकूं आपको। इसका आंसर है 4.6 इंटू 10 टू द हाँ पावर। सर आ गया, 4.6 into 10⁻⁴। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले में निकल आएगा। यस यस सर। Kp बराबर Kc अपॉन RT का स्क्वायर। यस सर, यही करें। आंसर आ जाएगा 4.6 4.6 into 10⁻⁴। टू द पावर माइनस, इतनी वैल्यू। यस सर आ गया। इसका मतलब आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया कल जाके। नहीं सर, फॉर्मूला तो लिख लिया था बट कैलकुलेट। हाँ सर, पर कैलकुलेशन इसकी लंबी थी थोड़ी। चलो मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ, लेकिन घर जाके न्यूमेरिकल्स कीजिए और कुछ न्यूमेरिकल्स फिर हम लोग आगे करेंगे। ये इस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, उसका नाम है ली चैटलर्स प्रिंसिपल। हेडिंग डालेंगे। हिंदी वाले कहते हैं ला शातेलिए का नियम। ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रिया। क्या है ये? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। इसको बता। थोड़ी सी जानकारी दूंगा इसके बारे में। बात ये होती है कि बेटा किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, आप तो बंद कर सकते हैं क्या? पीछे से काफी आवाजें आ रही। इस चीज को समझिए, अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में एक बार पहुंच चुकी है
तो रिएक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम फेज में रहेगी। अगर आप उसमें किसी को चेंज करते हो तो थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब होगा और वापस इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जो थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड? उस डायरेक्शन में डिस्टर्ब होगा जिससे कि जो आपने चेंज किया है उस चेंज का इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाए। इसका मतलब व्हेन वी चेंज द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम फेज ऑफ एनी ऑफ द रिएक्शन, the equilibria shift towards that direction to neglect the effect of change. तो मैं यहां पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, when we change the temperature, pressure or concentration in equilibrium state, of a reaction, the equilibria shifts in that direction to neutralize the effect of change. मतलब जब अभिक्रिया में साम्य की अवस्था में ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाएगा तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिससे परिवर्तन का प्रभाव नगण्य हो जाए। अगर मेरी बात आप लोग समझ लें तो इस डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेज में कोई रिएक्शन प्रेजेंट है और उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन पर आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रिया उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि जो भी आपने चेंज किया है वो चेंज निग्लिजिबल हो जाए। इसका मतलब उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। इसका मतलब रिएक्शन दोबारा से अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने की कोशिश करेगी, दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की कोशिश होगी उसी रिएक्शन में। अब नंबर फर्स्ट थिंग क्या है देखिए, पहली चीज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन।
अपने आप देखिए, केस नंबर 1, इफ concentration of reactant अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो Q का वैल्यू अपने आप डिक्रीज कर जाएगा, तो तुरंत ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और दोबारा से इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, सीधी सीधी बात। अच्छा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब अपने आप बताना, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, वेरी बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं आप, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो Q का वैल्यू बढ़ जाएगा केसी से, और अगर Q का वैल्यू केसी के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा तो फिर आपके पास क्या चारा बचता है, मतलब रिएक्शन के पास कि इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन ट्रांसफर हो। अगला नंबर सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहला केस, केस नंबर 1, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या काम करती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हीट चाहिए उसे। अब अगर उसे हीट चाहिए और आप हीट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए 2 केस हो गए। कौन कौन से केस? कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रिया शिफ्ट होगा। और अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। तो हीट चाहिए, उसको हीट दो। अच्छा, केस नंबर 2, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें भी 2 केस हो जाएंगे। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? वो तो खुद ही एनर्जी रिलीज कर रही है। भाई एंडोथर्मिक को मैं लिख सकता हूं A + B गिव्स C प्लस हीट, या डेल्टा H बराबर निगेटिव। अगर थर्मोडायनेमिक्स में लिखेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, ऊष्माशोषी है ना, देनी पड़ेगी।
नीचे वाला मैंने ऊपर लिख दिया, माइनस हीट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या लिखूंगा, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस हीट, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच बराबर निगेटिव। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है और तुम फिर भी हीट दे रहे हो, जरा इक्विलिब्रियम लगा लेना बेटा दोनों में, जिससे कि इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग समझ में आए। तो जिसमें से खुद ही हीट निकल रही है उसको तुम हीट क्यों दे रहे हो भाई? इसका मतलब अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कहां जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड। और अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन proceeds at high temperature and exothermic reaction will give good yield at low temperatures. लिख सकते हो नहीं लिख सकते? yes, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो रखो, अगर अच्छी यील्ड चाहते हो तो हमेशा इक्विलिब्रियम कहां शिफ्टेड रहेगी, फॉरवर्ड। और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो रखो, और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर हाई रखो। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर आप प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा अच्छी चाहते हैं, अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर हाई होगा और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। चलो भैया, एंड द थर्ड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फॉर्मूला बॉयल्स लॉ मालूम है क्या आप लोगों को, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यस सर। इसका मतलब अगर आपने प्रेशर पढ़ा है, इफ प्रेशर इंक्रीजेस तो वॉल्यूम वॉल्यूम, डिक्रीज। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in that direction where volume is decreased। किसी को कोई समस्या है? नो सर। दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जहां आयतन में कमी आई। If the pressure is increased, equilibrium shift in that direction where the volume is decreased। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3। आपको मालूम है कि ये प्लस हीट देता है, तो फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया की अच्छी यील्ड के लिए क्या चाहिए बताओ भाई? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहे, रिएक्शन लगातार अमोनिया बनाती रहे, हमको तो ये चाहिए। yes, ऐसा ही चाहिए ना बेटा। मान लो किसी केमिकल फैक्ट्री में आप पहुंच गए और आपसे कह दिया गया कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया कराइए, तो आपके सामने तो यही चैलेंज है ना कि अमोनिया आपकी बन जाए। ये थोड़ी है कि बनी हुई अमोनिया वापस दोबारा ट्रांसफर होकर N2 और H2 में कन्वर्ट हो जाना। अमोनिया कितनी ज्यादा बने, तो उसके लिए आपको पहला केस क्या काम करना पड़ेगा? पहला केस, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। पहला केस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रखो जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड रहे। दूसरा केस क्या काम करना पड़ेगा? टेम्परेचर आपने पढ़ा, कैसी रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक। बोलो बच्चे। yes, sir, यस सर। लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। यस सर। ध्यान रखना, इसके लिए लो टेम्परेचर होता है करीबन 475 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम कहोगे सर 475 लो टेम्परेचर होता है क्या? काहे को बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रहा किसी को। एग्जैक्टली नाइट्रोजन एक निकोजन है एंड ट्रिपल बॉन्ड N है, हाईली अनरिएक्टिव है।
तो नाइट्रोजन जब तक टूटेगा नहीं तब तक रिएक्ट कैसे करेगा महाराज? तो वो लो टेम्परेचर जिस पर नाइट्रोजन टूटती है वो ही इतना ज्यादा है, तो क्या करो? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप ये मत समझ लेना यहाँ पर कि सर 475 तो रेड हॉट हो जाएगा, बिल्कुल। अगर आप नाइट्रोजन का चेम्बर खोल के देखें, जो देखा जाएगा, अगर आप कभी किसी प्लांट में गए हो, मैं गया हूं, अगर आप नाइट्रोजन का चेम्बर वो पाइप खोल के देखें, फ्लैप उठाएं, तो अंदर पूरा रेड हॉट दिखाई देगा आपको, बहुत बुरी तरीके। लेकिन समस्या ये है कि आपको रिएक्शन फॉरवर्ड में रखनी है, तो वो लो टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन शुरू हो रही, समझ में आता है नहीं? तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, तीसरी बात, भैया यहाँ पर कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम है और यहाँ पे 2 वॉल्यूम। तो इसका मतलब हाई प्रेशर। प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। क्यों? अगर हाई प्रेशर करोगे तो 3 + 1 सारी गैस है ना बेटा। यहाँ पर कितना वॉल्यूम है? 4, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है? 2। तो आगे जाने पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हाई प्रेशर फॉरवर्ड प्रोसेस को क्या काम करेगा? सपोर्ट करेगा। हाई प्रेशर विल सपोर्ट द फॉरवर्ड प्रोसेस रिएक्शन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। इतना पढ़ के आइए, फिर मैं आपको ली चैटलर प्रिंसिपल में